गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। विजय बेटा खुश रहिए। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बात है, सुधांशु ने मुझे अपने नंबर बताया 172 इन केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार सुधांशु बेटा। आपसे उम्मीद थी। कल आपका पेपर था, मुझे उम्मीद है आपका पेपर सत्यजीत मोहंती बहुत अच्छे, परीक्षित साकिब बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अंकित मिश्रा 170, नमन 160, बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है। आदित्य कुमार 152, अरे बहुत अच्छे यार। बस आप इसे मेंटेन रखें। इसे आप मेंटेन, वाशु गोयल ने लिखा है मेरे 180। क्या बात है वाशु बेटा, बहुत बढ़िया। कहां से रिजल्ट देखे? ओके, क्या बात है। आ जाएगा बेटा, जिनका भी नहीं है चिंता मत करें, आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। बहुत अच्छा आप सब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कल आपका पेपर रहा होगा। पेपर आप सबने अच्छा किया होगा, लेकिन एक पेपर के बाद अगले पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कर लूं। देखो बेटा, एक चीज तो पक्की है कि आप अगर पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो उसका फल भी आपको दिखता है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा आप सबको पता है, जैसा आप सबको ज्ञात है। और उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, राइट। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, और मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, ठीक है। अ, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे कभी बीच में ऐसा हुआ था, जैसे जो हिंदी वाले बैच थे उसमें ऐसा हुआ कि बच्चों ने कहा कि सर हमारा बीच में 7-8 दिन से हमारे एरिया में इंटरनेट बंद था, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ठीक है। आज अगर आपका बेहतर है तो कल बेहतर होगा। आज अगर आपका बेहतर है तो कल बेहतर होगा। कल की चिंता छोड़ दो, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला कल हो। आज पे ध्यान दो। कहने का मतलब है, आपने पहले चैप्टर कैसे किया, कितना किया, अब उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आज से आप सबको पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश लगा देना है अब नए चैप्टर पे, ठीक है। जैसा जैसा आपको होमवर्क देता रहे, वैसे वैसे आप होमवर्क सॉल्व करते रहे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं, बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप होमवर्क टाइमली कंप्लीट करते रहो। अगर आप होमवर्क टाइमली कंप्लीट करते रहो, आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एग्जाम में सक्सेस का बहुत सिंपल सा रूल है, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार करो। लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं को पढ़ो, जितना बताया गया उतना ही पढ़ो। बहुत सारी चीजें सिलेबस के हिसाब से अपडेट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हो, इस साल नहीं बता रहे हैं। द थिंग इज सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। तो जितना आपको हैंड आउट में, जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा, उतने ही चीजों के कंसेप्ट को आप बार बार रिपीट करें। और कुछ आपको नहीं सोचना है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, राइट। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और मैं आपसे पूरा ध्यान इस चैप्टर में चाहता हूं। अगर आप सबने सॉल्यूशन कॉपी नहीं बनाई, अगर इक्का दुक्का ऐसा कोई भी बच्चा है, मुझे उम्मीद है आप सबने बना ली होगी, फिर भी हमेशा ही कुछ तो रहेंगे ही जो नहीं करेंगे। अब भी समय है, आज से आप सबके पास एक सॉल्यूशन कॉपी जरूर होनी चाहिए। मैं जो भी आपको होमवर्क दूं, मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन मुझे उस सॉल्यूशन कॉपी में चाहिए। मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन कॉपी में चाहिए। चाहे आप कैसे भी करो, हमसे पूछ पूछ के करो, डिस्कस करके करो, लेकिन एक एक सवाल का सॉल्यूशन मुझे उस कॉपी में चाहिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाई है बेटा, अब आप सबके पास प्लीज होनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुआ है। मैं जानता हूं, एक बच्चा अगर मॉड्यूल के एक एक सवाल को लाइन से टिक करता है, लाइन से सॉल्व करता है, तो निश्चिंत रहो, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं, उसे खुद सोचने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी थॉट के साथ कि आप सबके पास सॉल्यूशन कॉपी है, जिसमें मॉड्यूल का एक एक सवाल सॉल्व होना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 2, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन शायद हो नहीं पाए। तो आपका सबसे पहला जो आज का होमवर्क रहेगा, वो रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 ऑफ हैंड आउट। बेटा, अगर आपको याद हो, आयोनिक के लिए हमने एक नया कंसेप्ट बनाया था, डेली शॉर्ट नोट्स का। इस चैप्टर में डेली शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चलना। तो सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 हैंड आउट। दूसरा रहेगा इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 आपको सॉल्व करना है। और उसी के साथ अगर किसी बच्चे ने अभी भी पुराना कुछ पेंडिंग होमवर्क है, जो भी पेंडिंग होमवर्क है उसे आज की डेट में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल से आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारा होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की डेट में आपके पास अगर कोई पेंडिंग होमवर्क है, उसे प्लीज कंप्लीट करें। सबसे पहले मॉड्यूल को करें, फिर रेस को करें, और फिर अगर आप कर सकते हैं
तो एग्जाम्पलर को करें, यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं, बस इतना ही आपको करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जब जहां बोला जाए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पढ़ें, जहां नहीं बोला जाए नहीं पढ़ें। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी पढ़ ले, आयनिक में नहीं कहा, नहीं आवश्यकता है, राइट। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ऑब्वियसली पढ़ सकता है, मनाही नहीं है, लेकिन जहां मैं कहूं उसे तो कंपलसरी करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। आज थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे शुरुआत में नए नए टर्म्स होते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी होते हैं, और फिर उन्हीं टर्मिनोलॉजी का हम लोग आगे चल के वाक्यों में प्रयोग, मतलब उन्हीं शब्दों का सवालों में प्रयोग करते हैं। वही सब तो होते हैं। अगर आपने उन टर्म्स के मतलब को समझ लिया है तो उनसे आने वाले कंसेप्ट, उनसे आने वाले सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो आज की क्लास है बेसिकली टर्मिनोलॉजी है। जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग क्लास है उसमें नए नए शब्द हैं, पर उनमें भी छुपे छुपे कंसेप्ट हैं। तो आज की क्लास थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाली है। आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा लॉजिकल तरीके से। ऐसा नहीं बस रट्टा मार चल रहा है, ऐसा नहीं, लॉजिकल तरीके से सुनना है। और जैसे ही नेक्स्ट क्लास हम आएंगे वैसे चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री में 3 सवाल थे। आपका पूरा ध्यान चाहिए बेटा, पूरा ध्यान चाहिए। जब मैं पूछूं तभी जवाब देंगे, ठीक है? हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल थे। उनमें सबसे पहला सवाल था, आखिर कुछ क्यों होता है? क्यों कोई रिएक्शन होती है? क्यों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है? क्यों क्यों एक रिएक्शन होती है? क्यों का जवाब हमें दिया थर्मोडायनेमिक्स ने। थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो यही है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसको समझा दिया, और उसने बहुत आसान शब्दों में समझाया। और आप देखिएगा, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा एम भी वही होगा, हम उस चीज को खोज पाए, उस चीज को समझ पाए, आखिर कोई रिएक्शन क्यों होती है, क्यों कोई रिएक्शन होती है। हाँ, मैंने जाने अनजाने में आपको पहले ही बता दिया था, हर चीज के होने के पीछे की वजह स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी के कई रास्ते हो सकते हैं। कभी रास्ता एनर्जी का होता है, तो कभी रास्ता इक्विलिब्रियम का होता है, तो कभी किसी दूसरी चीज का रास्ता होता है, लेकिन हर चीज स्टेबल ही होना चाहती है। थर्मोडायनेमिक्स ने दुनिया के हर फिनोमिनन को, हर कंसेप्ट को देखने का एक नजरिया है, और वो नजरिया है एनर्जी का। थर्मोडायनेमिक्स कहता है किसी के पीछे होने या न होने की वजह, या जो जैसा हो रहा है या जो जैसा नहीं हो रहा है, उसकी वजह एनर्जी है। थर्मोडायनेमिक्स ने हर चीज को एक ही नजरिए से देखा, और वो नजरिया था एनर्जी का। हर चीज के होने के पीछे की वजह एनर्जी, हर चीज के होने के, हर चीज के न होने की वजह एनर्जी, मतलब सब कुछ का एक्सप्लेनेशन जो थर्मोडायनेमिक्स देता है वो देता है एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको बता दूं मैं कि पूरी इंजीनियरिंग इसमें लग जाती है। कहते हैं, एक फैक्ट बता रहा हूं बताने के लिए कि थर्मोडायनेमिक्स कितना बड़ा है। कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब एमई मदर ऑफ द इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ इंजीनियरिंग, और कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मदर है थर्मोडायनेमिक्स। आप समझ सकते हो थर्मोडायनेमिक्स कितना बड़ा है। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के वास्टनेस का अंदाजा दे रहा हूं, कितना बड़ा थर्मोडायनेमिक्स है। बच्चों, आप सब बहुत लकी हैं, हम उस पूरे थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस चैप्टर में, हम हमारे सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, और शायद उसे पढ़ पाना इन लेक्चर्स के माध्यम से नहीं पॉसिबल। लेकिन हम हमारा जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल रिएक्शंस, हम उसको पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं ये सोचना जरूरी है, तब आप समझ पाओगे हम इतनी ही चीजों की बातें क्यों करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा हो सकता है, उसके टर्म्स, उसके शब्द बहुत वास्टनेस है, लेकिन जब हम हमारे केसेस में आते हैं ना, तो वो चीजें सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं। we are going to discuss chemical thermodynamics, right? तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमें बताएगा किसी भी चीज के होने न होने की पीछे की वजह विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स बहुत शानदार है। उसने कुछ ऐसी चीजों का जवाब दिया जो शायद लोगों के लिए सोच पाना नामुमकिन था। उसने हमें बताया आखिर कुछ क्यों होता है। थर्मोडायनेमिक्स ने थर्मोडायनेमिकल लॉज के बारे में बातें की। थर्मोडायनेमिक्स ने हमें हर चीज के होने के पीछे वजह एनर्जी से समझाया। लोग कहते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आलोचक कहते हैं। आलोचक मतलब जो हर चीज में कमी ढूंढ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन है, वो ये है
कि थर्मोडायनेमिक्स है केवल मैक्रोस्कोपिक चीजों से डील करता है, माइक्रोस्कोपिक से डील नहीं करता। मतलब जो भी माइक्रो चीजें हैं, जो बहुत छोटी चीजें हैं, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो शायद थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, थर्मोडायनेमिकल लॉज की हेल्प से नहीं समझा पाओगे। सरल सी बात है यार, माइक्रो से मैक्रो बना है, माइक्रो से मैक्रो बना है, बहुत छोटी छोटी चीजें जुड़की ही तो बहुत बड़ा बना है। हाँ, ये बात अलग है कि थर्मो केवल बड़ी चीज को समझा सकता है, थर्मो केवल मैक्रोस्कोपिक चीजों को समझा सकता है, माइक्रो को समझा नहीं सकता। हम ये क्यों सोचे कि वो ये समझा नहीं सकता, हम ये क्यों ना सोचे वो क्या क्या समझा सकता है, हम क्यों उसकी लिमिटेशंस पे ध्यान दें। हाँ, ये लिमिटेशन है, थर्मोडायनेमिक कैन नॉट डील विद मैक्रोस्कोपिक मॉडल्स, उसके लॉज ऐसे हैं, उसकी बातें ऐसी हैं, उसके कंसेप्ट ऐसे हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि माइक्रो से ही मैक्रो बनता है, एंड वी आर एबल टू डील विद द मैक्रोस्कोपिक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स बहुत बताता है, केमिस्ट्री के पहले सवाल का जवाब देता आखिर कुछ क्यों होता है, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत कुछ कहता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता। अरे तो रेट ऑफ रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स बताता है ना भाई, जो बताता है वो सीखो, जो नहीं बताता उसके पीछे क्यों परेशान हो रहे हैं। खैर, बस पार्ट ऑफ थ्योरी में मैंने आपको समझा दिया कि थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स कहां कहां जवाब नहीं दे पाता। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, थर्मोडायनेमिक्स का जो शुरुआती हिस्सा है वो है टर्मिनोलॉजी का। उस टर्म्स में अगर मैं किसी बच्चे से कहूं बेटा यूनिवर्स क्या है, तो शायद यूनिवर्स सुन के आपके जहन में दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसे सोच पाना शायद बहुत मुश्किल हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कहता है ब्रह्मांड बहुत छोटा है। उसने कहा ये जो यूनिवर्स है ये दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक सिस्टम होता है और दूसरा सराउंडिंग होता है। ये यूनिवर्स जिसे आप बहुत कॉम्प्लेक्स मान सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स की नजर में ये बहुत सिंपल है, बस दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक सिस्टम है और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग है। और जैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं, जैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग मिलते हैं, वैसे ही यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपके लिए यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जिसकी नजर एनर्जी की है, उसने कहा पूरे ब्रह्मांड को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक सिस्टम है, दूसरा सराउंडिंग है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो, किसी भी चीज को, आप किस चीज को पढ़ना चाहते हो, आप अपने सामने रखे कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हो, आप अपने सिलेक्शन को स्टडी करना चाहते हो, आप किसी भी चीज को स्टडी करना चाहते हो, तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो पार्ट, जो हिस्सा इस पूरे ब्रह्मांड में से अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर एनालिसिस है, जिसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मात्र वो सिस्टम है और सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। मींस ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो थर्मो की नजर में दो चीजों से डिवाइड कर दिया, बोले भैया एक सिस्टम है जिसको आप पढ़ रहे हो और जिसको नहीं पढ़ रहे हो वो सब सराउंडिंग है। सर यार, यूनिवर्स इतना बड़ा है, हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। डिपेंड करता है आप स्टडी किस चीज की कर रहे हो, डिपेंड कर सकता है आप अपने आप को स्टडी कर रहे हो, डिपेंड कर सकता है आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे को पढ़ रहे हो, डिपेंड कर सकता है कि आप जिस शहर में बैठे उस शहर को पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आप इंडिया को पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आप अर्थ को पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आप सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आप पूरी यूनिवर्स को ही पढ़ रहे हो। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर एनालिसिस, केवल वही सिस्टम है और सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। एनसीईआरटी के शब्दों में हम लोग सराउंडिंग को डेफिनेशन देते हैं, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे डाउट पूछा, उसने कहा सर मान लीजिए मैं जिस कमरे में बैठा हूं मैं उस कमरे को स्टडी करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। उस कमरे के बहुत सारे पैरामीटर्स पे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस कमरे की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स हेल्प की मदद से करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। सर मान लीजिए ये वो कमरा है जहां मैं बैठा हूं। मैंने कहा ठीक है। सर आपने कहा कि जिस कमरे को पढ़ रहे हो वो सिस्टम है। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर फिर आपने ये भी कहा कि इस कमरे के अलावा बाकी सब कुछ जो है सराउंडिंग है। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर इस कमरे के अलावा बगल वाला कमरा सराउंडिंग है। मैंने कहा हाँ। सर इस कमरे के अलावा हमारा पूरा शहर सराउंडिंग है। मैंने कहा हाँ। सर इस कमरे के अलावा अमेरिका सराउंडिंग है। मैंने कहा हाँ। इस कमरे के अलावा पूरा इंडिया सराउंडिंग है। मैंने कहा हाँ। उस बच्चे के मन में एक कंसेप्ट बैठ गया कि सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ छोड़ के सराउंडिंग होता है। लेकिन जब हम टेक्निकली बात करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं,
जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज आपको समझना जरूरी है। हाँ, ये सही है कि सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, लेकिन टेक्निकली, लेकिन न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब हम कंसेप्चुअली बातें करेंगे तो आपको एक चीज समझना होगा, सराउंडिंग केवल वो हिस्सा है, सराउंडिंग केवल वो हिस्सा है, सराउंडिंग केवल वो हिस्सा है, सराउंडिंग इज दैट पार्ट which can affected by system or which can affected by system or can affect system, जो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है या सिस्टम से प्रभावित हो सकता है, मात्र वही चीज हमारी सराउंडिंग है, पूरी दुनिया सराउंडिंग नहीं है। मतलब जब मैं कहता हूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बना है, तो बच्चे के जहन में बैठ जाता है हमारे कमरे के अलावा चांद तारों तक सब सराउंडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। सराउंडिंग मात्र वही है, सराउंडिंग मात्र वही है जो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है या सिस्टम के द्वारा प्रभावित हो सकता है। मतलब आप जिस कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, यह आपका कमरा है, तो कमरे के बगल वाला कमरा सराउंडिंग है, उसके बगल के बगल वाला कमरा सराउंडिंग है। ये जो सराउंडिंग की रेंज है, ये वहां तक है जहां तक आपके कमरे का प्रभाव जा सकता है। मतलब अगर आप अपने कमरे में बैठ के चिल्लाओ, खूब जोर जोर से चिल्लाओ, और अगले 5 कमरे तक आपकी आवाज चली गई, तो 5 कमरे तक ही आपका सराउंडिंग है, वो पूरा का पूरा शहर सराउंडिंग नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर इस डेफिनेशन से, अगर इस एनसीईआरटी की डेफिनेशन से, ये है, ये दिमाग में रखना है, अगर इस एनसीईआरटी की डेफिनेशन से सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग होता, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हो हम उसका स्टडी कर रहे हैं, और हम आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो का स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने कहा सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। मान लेते हैं यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे अमेरिका है, मैं कहूं अमेरिका के बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं से फर्क पड़ता है आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ये कैसी बातें हैं सर, ये तो बकवास है। अमेरिका के बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं से हमारा क्या रिलेशन, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। मतलब अगर आप ये कहते हो कि सराउंडिंग वो सब कुछ है जो सिस्टम के अलावा है, तो यूएसए भी तो हमारा सराउंडिंग है। अब यूएसए का इफेक्ट क्या हम पे हो रहा, सर वहां के बच्चे नहीं पढ़ रहे इसलिए मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। या सर वहां के बच्चे पढ़ रहे थे मैं खूब पढ़ रहा हूं, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। मींस टेक्निकली स्पीकिंग, कंसेप्चुअली स्पीकिंग, सराउंडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सूरज चांद तारों तक सराउंडिंग नहीं हो सकता अगर आप स्टडी कर रहे हो अपनी पढ़ाई का। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। टेक्निकली स्पीकिंग सराउंडिंग वो होता है, सराउंडिंग वो होता है विच कैन इफेक्टेड बाय सिस्टम और कैन इफेक्ट सिस्टम। हाँ, अगर ऐसा होता कि आपके कमरे का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यूएसए से कंट्रोल होता, तो हाँ, अब यूएसए आपका सराउंडिंग होता। क्या पता वहां कुछ ऐसा हुआ कि इंटरनेट गड़बड़ हो गया, तो वहां के इंटरनेट गड़बड़ होने से आपके कमरे में गड़बड़ हो गई, आपके कमरे में गड़बड़ हो गई, आपकी पढ़ाई इफेक्टेड हो गई। मतलब किस चीज की स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से सराउंडिंग की रेंज बढ़ती जाएगी। सराउंडिंग कभी बहुत छोटा हो सकता है तो कभी बहुत बड़ा हो सकता है। आपका मन पढ़ने में लग रहा कि नहीं लग रहा, इस चीज की स्टडी करनी है, तो हो सकता है यूएसए आपका सराउंडिंग हो या हो सकता है नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। सराउंडिंग डेफिनेशन में तो कहा जाता है रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग, बट टेक्निकली वी कैन नॉट डील विद ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अगर मुझे इस चीज का स्टडी करना है कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, तो उसका यूएसए से या किसी दूसरे शहर से रिलेशन है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसी चीज की स्टडी कर रहे हो जिसका रिलेशन उस शहर या उस जगह से हो सकता है, अब आपकी सराउंडिंग की रेंज बढ़ गई। सराउंडिंग बड़ा भी हो सकता है, सराउंडिंग छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो। लेकिन जब कभी आपसे पूछे कि सर सराउंडिंग क्या है, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी के शब्दों में साफ साफ लिखा है द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। और इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है यूनिवर्स। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, थर्मोडायनेमिक्स नजर में बहुत छोटा है, बोले सिस्टम है सराउंडिंग है, यही ब्रह्मांड है। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कभी कभी हमारा यूनिवर्स छोटा हो सकता है, कभी कभी बड़ा हो सकता है, डिपेंड आप किसे पढ़ रहे हो, डिपेंड आप किस चीज का एनालिसिस कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसी बेटा। अब हमने कहा
सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है। जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। सर हम कैसे पता करें इतने ब्रह्मांड में सिस्टम कौन है, इतने ब्रह्मांड में सराउंडिंग कौन है? सिस्टम और सराउंडिंग को एक वॉल से सेपरेट किया जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को एक वॉल से, एक बाउंड्री से सेपरेट किया जाता है, जिससे सिस्टम और सराउंडिंग अलग हो जाता है। मतलब ये जो मैंने ऐसे सर्कल बनाया, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये एक बाउंड्री है। अगर मैं ये बाउंड्री नहीं बनाता बच्चों, तो शायद आप नहीं पहचान पाते सिस्टम कहां है। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए हम लोग बाउंड्रीज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये काल्पनिक हो सकती हैं, ये हाइपोथेटिकल हो सकती हैं, ये रियल हो सकती है। बाउंड्री ही वो चीज होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएशन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप प्रॉपर स्टडी कर पाओ। इमेजिन करो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां दीवार नहीं होती। इमेजिन करो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां दीवार नहीं होती और आपको अपने मन में कमरा एज्यूम करना होता, आपको चार दीवारी एज्यूम करनी होती, तो शायद उस सिस्टम को पढ़ना मुश्किल होता। बिना बाउंड्री के आप सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, डिफरेंशिएट करती है, वो बाउंड्री है। अब जो डिफरेंशिएट करने वाली चीज है वो इमेजिनरी हो सकती है, वो रियल हो सकती है। रियल है तो रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। बाउंड्री कुछ भी हो सकता है, बस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली एक दीवार है, एक सीमा रेखा है, एक बाउंड्री है। मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की दीवार ईंटों की हो सकती है, उस कमरे की दीवार लोहे की कंडक्टिंग हो सकती है, उस कमरे की दीवार गुब्बारे जैसी फ्लेक्सिबल हो सकती है, उस कमरे की दीवार नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। हो सकता है दीवार ही ना हो, आपको कल्पनाओं से मानना पड़ा ये मेरी चार दीवारी है, इसके बाहर मुझे नहीं देखना है। बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है। इसका बड़ा बढ़िया रियल एग्जांपल हमें मिलता है बॉइलिंग में। खुले बर्तन में जब पानी उबलता है, खुले बर्तन में आपको ये और समझ में आएगा जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इमेजिनरी का, वहां याद दिलाऊंगा। खुले बर्तन में जब पानी उबलता है तो ये है पानी उबल रहा है, खुला हुआ है, मतलब ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। आपको एटमॉस्फेयर नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी उस पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा के रखा है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक इमेजिनरी प्लेट रखा है, एक इमेजिनरी प्लेट रखा है, ऊपर से 1 एटीएम का प्रेशर लगा रहा। हाँ, वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर भी इमेजिनरी बाउंड्री है। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है बाउंड्री। बाउंड्री कई प्रकार का हो सकता है और ये बाउंड्री ही वो होता है जो इस चीज को डिसाइड करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग से एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हुआ। थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज को देखने की नजर एनर्जी की है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, इमेजिन करो, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवार गुब्बारे की है। इमेजिन करो, केस वन, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवार गुब्बारे की है और बगल वाले कमरे में एक बच्चा बैठा है जो कि सराउंडिंग का हिस्सा है। उसने आपको इफेक्ट करना है, उसने आपको परेशान करना है। उस गुब्बारे की दीवार में एक स्विच होता है, आप इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए वहीं पे दीवार ऐसी होती, रिजिड होती, रिजिड होती, ईंटों की बनी होती, पत्थर की बनी होती। अब वो बच्चा चाहे आपको ठक ठक करके परेशान करना चाहे, नहीं कर सकता है। इमेजिन करिए वही दीवार आयरन की बनी होती, लोहे की बनी होती। उस बच्चे को जो कि सराउंडिंग का हिस्सा है, आपको डिस्टर्ब करना है, वो वहां पे गैस जला देता, उसे गर्म करता, आप लोहे को टच करते, आप इफेक्टेड हो जाते। सिस्टम सराउंडिंग से कैसे इफेक्टेड होता है, सिस्टम सराउंडिंग से कैसे इफेक्टेड होता है, ये बाउंड्री, ये वॉल डिसाइड करता है। इसीलिए वॉल को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो बाउंड्री के थ्रू ही होता है। मतलब अगर वॉल को नहीं, बाउंड्री को नहीं समझा तो एनर्जी कैसे आई गई इसको नहीं समझोगे। सिस्टम का स्टडी किया जाता है, पर सिस्टम बिना सराउंडिंग के नहीं होता है। सराउंडिंग ही वो होता है जो कभी कभी सिस्टम को एनर्जी देता है, तो कभी कभी एनर्जी लेता है, तो कभी कुछ नहीं करता है। सराउंडिंग ने सिस्टम पे क्या प्रभाव डाला है, उसी से आप समझ पाओगे कि सिस्टम में क्या कैसे होगा। अगर मुझे समझना है, एक कमरे में बच्चा बैठा,
पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो मैं केवल कमरे को नहीं देख सकता, मैं केवल उस बच्चे को नहीं देख सकता, मुझे यह भी देखना पड़ेगा कहीं सराउंडिंग में कुछ ऐसा तो नहीं जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बगल वाले कमरे में गाना चल रहा है और वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा। अरे मुझे सराउंडिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिना सराउंडिंग के सिस्टम की स्टडी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, और जब सराउंडिंग बहुत बड़ा है, रीजन टू रीजन, केस टू केस वैरी कर रहा है, तो सराउंडिंग को पढ़ना आसान नहीं, पर सिस्टम को पढ़ना आसान है बच्चों। इसीलिए जब हम थर्मोडायनेमिक्स यानी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो हम सिस्टम की ही स्टडी करते हैं। सिस्टम को पढ़ पाना आसान है, सिस्टम को समझ पाना आसान है। सराउंडिंग जिसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसे पढ़ पाना समझ पाना मुश्किल, लेकिन बिना बाउंड्री के सिस्टम को समझ पाना भी मुश्किल। तो बाउंड्री ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप सिस्टम और सराउंडिंग को समझते हैं। क्लियर? ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी। सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, दोनों को सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है। बाउंड्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना बाउंड्री के सिस्टम नहीं होता है। बाउंड्री ही वो होता है जो सिस्टम से एनर्जी के एक्सचेंज को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे, तब तक ये नहीं समझोगे सिस्टम एनर्जी आई कैसे, सिस्टम से एनर्जी गए कैसे, क्योंकि एनर्जी आने और जाने के लिए बाउंड्री के थ्रू होकर गुजरना होगा। जब भी हम इस चीज को समझ लेते हैं कि हमें तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम ही पढ़ना है, क्योंकि सराउंडिंग को पढ़ पाना आसान नहीं है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भैया सिस्टम होता कैसा कैसा है। सिस्टम जिसे हम पढ़ेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, हम सिस्टम की बात ही करेंगे, तो आपको ये समझना जरूरी होगा बच्चों कि जो सिस्टम होता है उसे हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। या तो वो ओपन होगा, या तो वो क्लोज्ड होगा, या तो वो आइसोलेटेड होगा। सर ये होगा क्या? जैसा कि नाम बता रहा है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। सर यार, ओपन सिस्टम में तो न जाने कितनी चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। बेटा, न जाने कितनी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज के होने न होने, हर चीज की नजर केवल एनर्जी की है। हमारा फोकस केवल एनर्जी है। मैटर भी अपने आप में एनर्जी होता है। E बराबर mc स्क्वायर से हम सबको ये पता चलता है कि मैटर भी एनर्जी है। अगर मैटर आएगा जाएगा तो एनर्जी बदलेगी। मैटर के अलावा एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए हमने सिस्टम को क्लासिफाई एनर्जी के बेसिस पे किया। कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह दूं, मैटर एनर्जी दोनों एनर्जी ही है। जब हम सिस्टम को पढ़ते हैं तो सिस्टम को कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम है, जिसमें मैटर का एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। मान लीजिए आप किसी बर्तन में मैगी को पका रहे हैं, मैगी खुले बर्तन में पक रही है, तो खुले बर्तन से चीजें बाहर चली जाएंगी या ऊपर से इधर आ जाएंगी। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं कि आखिर मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती। आप सबको पता है 2 मिनट मैगी नूडल्स कभी 2 मिनट में नहीं पकती। हम इसी चीज को समझना चाहते हैं, आखिर मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती। अगर हमें मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती को समझना है, तो हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। फिर यह भी समझना पड़ेगा सिस्टम हमारा है कैसा। सिस्टम कहीं ओपन तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैगी इसलिए नहीं पकती कि जैसे ही मैगी पकाने चलते हैं वैसे बगल वाले कमरे से बच्चा आके मैगी खा लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें हम जिस कंटेनर में उसको रखे हैं, उस कंटेनर के थ्रू एनर्जी जाती ही नहीं अंदर। हो सकता है वो जो कंटेनर में आप मैगी पका रहे हो वो ईंटों की बनी है, पत्थर की बनी है, गैस में रखे हो पक ही नहीं रहा है। मेरी बात को समझिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बाउंड्रीज। वो कौन सी बाउंड्रीज हैं जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं होगी। मैंने कहा ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है लल्ला, जिसमें मैटर भी एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। जैसे मैंने कह दिया एनर्जी एक्सचेंज होगा, आंख बंद करके क्लियर है कि इसकी जो बाउंड्री है वो तो कंडक्टिंग है। अरे जब कंडक्टिंग है तभी तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। बच्चों, आप सब बड़े लकी हैं, आप ओपन सिस्टम को नहीं पढ़ रहे हो। क्या बात है सर। ओपन सिस्टम को इसलिए नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, क्योंकि इसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेके चलते हैं कुछ, बीच में हो जाता है कुछ।
आप पढ़ रहे थे मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती, तो आप लेके चले थे मैगी का एक पाउच, पकाने चले थे, हो गया आधा या हो गया कुछ और, तो समझ में नहीं आता भाई हम लिए क्या थे, हो क्या गया। ओपन सिस्टम को पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि मैटर का एक्सचेंज होता है, लगातार मैटर बदलता होता है, तो पढ़ना आसान नहीं मुश्किल होता है। यू गाइस आर लकी एनफ, आप ओपन नहीं आप क्लोज पढ़ते हो। सर ये क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होता, वही मैगी का बर्तन आप ढक दो, सील पैक कर दो, लॉक लगा के ताला लगा दो, अब पकाने चलो। पक्का पता है कि मैगी का एक्सचेंज नहीं होगा, पक्का पता है मैगी चोरी नहीं होगी, पक्का पता है कोई और आके पानी नहीं मिलाएगा। मतलब वो जो कंटेनर है अगर आपने उसे हर तरफ से ढक दिया, दैट इज क्लोज सिस्टम कर दिया, अंदर जो लेके चले थे वही रहेगा, बदल न जाएगा, मैटर वेरिएबल नहीं होगा। टेक्निकली बोले तो जो लेके चल रहे थे वही रहेगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से एनर्जी जा रही है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे ही मैंने कहा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मतलब एक बात तो पक्की है, वो जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है। बच्चों फिर से आप फोकस करिएगा, मैंने कहा बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चा सोने के बर्तन में मैगी पका रहा, एक बच्चा लोहे के बर्तन मैगी पका रहा, एक बच्चा किसी ऐसे बर्तन मैगी पका रहा जिससे हीट का कंडक्शन नहीं होता। बर्तन के बदलने से, बाउंड्री के बदलने से एनर्जी का ट्रांसफर बदलेगा, मैगी के पकने का समय बदलेगा, मैगी के पकने का समय बदलेगा। अरे सोने के बर्तन पकाया, चांदी के बर्तन पकाया, इतना बढ़िया कंडक्शन होगा कि रखते से सारी की सारी हीट अंदर पहुंचेगी और फटाफट मैगी उबलेगी। लेकिन बाउंड्री मतलब जिसके थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ये समझना जरूरी है वो कंडक्टिंग है कि नहीं है। तो मैंने कहा क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मतलब बाउंड्री कंडक्टिंग होता है, बाउंड्री इंसुलेटेड नहीं है। सर ये इंसुलेटेड क्या होता है? इंसुलेटेड का मतलब है एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हुआ, उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज हुआ, जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड अलग थलग, दुनिया से तन्हा, किसी एक कोने में रखा हुआ, जिससे ना तो मैटर का एक्सचेंज है ना तो एनर्जी का एक्सचेंज है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोनों खुल्लम खुल्ला चलते हैं। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड में ना तो मैटर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सर यार आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना तो अंदर से बाहर ना तो बाहर से अंदर। जैसे ये थर्मस फ्लास्क है, अगर मैं इसमें गर्म पानी लेके आता हूं, अगर मैं इसमें गर्म पानी लेके आता हूं तो बहुत देर तक पानी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर से एक्सचेंज नहीं हुई या बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आई। मैटर के एक्सचेंज होने का तो सवाल ही नहीं है, मैटर के एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं क्योंकि क्लोज है। पर क्योंकि इसके चारों तरफ की वॉल इंसुलेटेड है, क्योंकि इसके चारों तरफ की वॉल इंसुलेटेड है इसलिए इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि थर्मस में रखा है, मतलब थर्मस मतलब थर्मो, एक ऐसा फ्लास्क है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आपको बता दूं ये जो पूरा यूनिवर्स है अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब सर अभी आपने कहा कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स है, अगर हम यूनिवर्स की लास्ट रेंज की बात करें, उस यूनिवर्स के बाद कुछ नहीं है। सर क्यों? अरे यूनिवर्स के बाद कुछ और है तो फिर आपने यूनिवर्स की रेंज छोटी ली, अभी यूनिवर्स और बड़ा करो। मतलब जहां पर जहां पर जहां पर लास्ट पॉइंट है ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को ना तो बाहर से एनर्जी मिल रही ना तो अंदर से एनर्जी बाहर जा रही, ये भी तो अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
अरे यूनिवर्स यही तो है, अपने आप में पूरा यूनिवर्स, अगर आप सोचो पूरा ब्रह्मांड जहां भी है, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। होल यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आप देखना, जब भी हम आइसोलेटेड को फील करेंगे ना, यूनिवर्स लेके फील करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, हाँ, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। जैसे ये थर्मस फ्लास्क में अगर मैं पानी गर्म रख देता हूं तो ऐसा नहीं 1000 साल के बाद भी गर्म रहेगा, ऐसा नहीं 5000 साल के बाद भी गर्म रहेगा, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट परफेक्टली इंसुलेटेड, दिस सिस्टम इज नॉट परफेक्टली आइसोलेटेड। परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत धीरे 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 है, इसीलिए हो सकता है 10 दिन के अंदर पानी गर्म हो जाए, हो सकता है 2 दिन के अंदर पानी ठंडा या गर्म हो जाए, जैसा भी आपने सोचा। मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम अपने आसपास नहीं है, बट देयर इज द कंसेप्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो वॉल है, वो रिजिड तो है ही सही। बात को ध्यान समझिएगा, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में सवाल आता है और आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपको आता है, ऊपर ऊपर से जानना नहीं आता है। ध्यान से सुनना बच्चों, आखिर आइसोलेटेड क्या कहलाता है। आइसोलेटेड सिस्टम की जो वॉल है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब है वो इंसुलेटेड है बच्चों। कैसी है? इंसुलेटेड है। अच्छा, इतने बड़े दुनिया में हम जिस चीज को पढ़ेंगे वो सिस्टम है। आप सब लकी हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम पढ़ते हैं वो क्लोज सिस्टम है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है, कभी कभी आइसोलेटेड हो सकता है, कभी कभी ओपन हो सकता है। हाँ, मोस्ट केसेस हमारे क्लोज्ड होंगे, मतलब मोस्ट केसेस हमारे बंद बर्तन में, राइट? ठीक है साहब, हमने सिस्टम को पहचान कर लिया, हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें क्या पढ़ना है, किसी भी एक चीज को स्टडी करेंगे। सिस्टम अगर कोई है तो सिस्टम का अपना एक स्टेट है। सिस्टम अगर कोई है तो सिस्टम का अपना कोई स्टेट है। दिव्यांशु, यूनिवर्स इज परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स एक हाइपोथेटिकल केस जैसा होता है, यूनिवर्स को लेके हम लोग रियल एग्जांपल की बात नहीं करते। दिव्यांशु ने मुझसे सवाल पूछा है वेदर यूनिवर्स इज अ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। दिव्यांशु बेटा, हम यहां रियल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हमारे आसपास परफेक्टली नहीं है। यूनिवर्स ऑब्वियसली परफेक्टली है, पर डिपेंड करता है आप यूनिवर्स को डिफाइन कितना कर रहे हो। ठीक है, तो अपन यहां रियल बातें कर रहे हैं, अपन यहां प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो वहां बोलेंगे कि वहां परफेक्टली आइसोलेटेड डिफाइन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने कहा, सुनिएगा ध्यान से, सुनना ध्यान से, हमने कहा कि जो सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम का स्टेट होता है। जैसे अभी आप बैठे हैं, ठीक, मुझे आपकी स्टडी करनी है, तो आपके माइंड का एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है वो हैप्पी हो सकता है वो स्लीपी हो सकता है वो सैड हो सकता है वो एक्साइटेड हो, राइट? देयर इज एन स्टेट ऑफ, देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इन द सेम वे सिस्टम का अपने एक स्टेट होता है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग केमिकल में भी पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस गैसियस सिस्टम, मोस्ट ऑफ द केसेस गैसियस सिस्टम। हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ स्टडी है ना वो गैसियस सिस्टम, राइट? इमेजिन करो हमारे सामने एक सिस्टम है, बोले ठीक है, सिस्टम है तो सिस्टम की अपनी कोई अवस्था है, स्टेट है। किसी भी गैसियस सिस्टम को बताने के लिए उसके स्टेट को हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल जैसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन पैरामीटर्स को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। इन पैरामीटर को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। सर, सिस्टम क्या है समझ में आया जिसको पढ़ रहे हैं। अब कोई भी सिस्टम है उसका अपना एक स्टेट होता है। हम लोग जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं दैट इज
गैसियस सिस्टम, उसका जो स्टेट है वो इन स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है। मान लीजिए अपने सामने ये सिस्टम है, इसका स्टेट P1 V1 T1 N1 है। अगर इसका स्टेट बदल गया, अगर इसका स्टेट बदल गया मतलब स्टेट वेरिएबल बदल गया, मतलब P1 V1 T1 N1 से P2 V2 T2 N2 हो गया। बच्चों क्योंकि हम क्लोज सिस्टम अक्सर पढ़ते हैं, मतलब जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, तो हम ये मान के चलते हैं जाने अनजाने में कि मोल जो है वो कांस्टेंट है। सर आपने मोल को कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो ऐसा होगा। सर हमेशा क्लोज हो कोई जरूरी तो नहीं, कोई जरूरी नहीं, पर हम अक्सर क्या पढ़ते हैं? क्लोज। तो जब हम क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं तो मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो जितने मोल पहले थे उतने रहेंगे ना, हाँ उतने रहेंगे, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो बदलेगा, स्टेट वेरिएबल तो बदलेगा। जब कोई सिस्टम होता है उसका एक स्टेट होता है, स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है। जब स्टेट वेरिएबल बदलता है, जब स्टेट वेरिएबल बदलता है तो हम कहते हैं सिस्टम का स्टेट बदल गया। सर स्टेट वेरिएबल अपने आप बदलता है कि हमें कुछ करना पड़ता है तो बदलता है? थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज के होने न होने के पीछे की वजह एनर्जी है। अगर इसका स्टेट P1 V1 T1 था, फिर P2 V2 T2 हो गया, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। एनर्जी के एक्सचेंज के लिए हमें प्रोसेस करना होता है, एनर्जी के एक्सचेंज के लिए हमें प्रोसेस करना होता है। ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो सिस्टम का स्टेट बदल जाता है। अच्छा, मतलब सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट होगा, सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट होगा। जो स्टेट होगा वो स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। सिस्टम होगा, सुनना ध्यान से बेटा, कंसेप्ट बनने वाले हैं। सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट होगा, स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। ये जो स्टेट वेरिएबल होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। मतलब अगर ये स्टेट है तो इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, इसका मोल, जिससे हम इसका स्टेट बताएंगे, वो इस सिस्टम का स्टेट बता रहा है। उसके बदलने से, उसके वेरी होने से स्टेट बदल रहा है, इसलिए वो स्टेट वेरिएबल है, और उसी का पर्यायवाची सिनोनिम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल भी है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज भी है। बच्चे रट के तो जाते हैं स्टेट वेरिएबल, सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यार ये क्या होता है, सर ने पढ़ाया नहीं? अरे वही है, पर्यायवाची है भैया, पर्यायवाची समझते हो ना? सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट होगा, स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा गया होगा। जब स्टेट वेरिएबल बदलेगा, बोलो, जब स्टेट वेरिएबल बदलेगा, जब पीवीटीएन बदलेगा तो सिस्टम का स्टेट, सिस्टम का स्टेट बदलेगा। ये भाषा है थर्मो की, इसी भाषा में बात करनी पड़ती है। आपको ऐसे ही बात करनी होगी, ऐसे मत बोलो सर बर्तन रखा है उसमें मैगी है, ऐसे नहीं। सर सिस्टम है, सिस्टम का स्टेट ये है। सर अभी जो मैगी रखा है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बट अगेन व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज गैसियस सिस्टम। तो गैसियस सिस्टम मतलब हम समझने के लिए तो मैगी ले लेते हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे ये भी समझो ना, हम मैगी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम होगा, उसका स्टेट होगा, वही स्टेट वेरिएबल होता है। जब स्टेट वेरिएबल बदलता है तो सिस्टम का स्टेट बदलता है। स्टेट वेरिएबल अपने आप नहीं बदलता है, स्टेट वेरिएबल को बदलने के लिए हमें प्रोसेस करना होता है, क्योंकि प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। किसी भी सिस्टम का जो स्टेट होता है, जैसे ये सिस्टम है, अभी इसका इनिशियल स्टेट, ये सिस्टम है, अभी इसका इनिशियल स्टेट है, मतलब अभी इसका प्रेशर P1, अभी इसका वॉल्यूम V1, अभी इसका टेम्परेचर T1, और अभी इसका मोल N है। जब स्टेट वेरिएबल्स बदलते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो केवल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, अगर ये सिस्टम है, मान लो गुब्बारा है, अभी इसका वॉल्यूम V1 है, आपने इसे फुलाया, फुला के वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम V1 से V2 आया, फर्क इससे नहीं पड़ता आपने कैसे फुलाया,
पंप से कि मुंह से, कैसे फुलाया, फर्क इससे पड़ता है पहले वॉल्यूम कितना था, बाद में वॉल्यूम कितना है। मतलब इसे ऐसे फील करो, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कभी वॉल्यूम आएगा तो आपके दिमाग में ये नहीं आए सर ने कैसे वॉल्यूम बढ़ाया होगा, या सर ने कैसे घटाया होगा। अरे कैसे बढ़ाया होगा, कैसे घटाया होगा से महत्वपूर्ण ये है कितना था और कितना है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन। अच्छा, सिस्टम का जो स्टेट होता है, जब स्टेट बदलता है, तो जब स्टेट बदलता है तो उसमें कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूं। जब सिस्टम का स्टेट बदलता है तो उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या था। उन्हें इससे मतलब नहीं आपने वो कैसे अंजाम दिया। मतलब जैसे वॉल्यूम हुआ, जैसे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, फर्क इससे नहीं पड़ता कैसे बढ़ाया कैसे घटाया, फर्क इससे पड़ता है पहले कितना था अभी कितना है। बच्चों, आप सभी अचीवर में हैं, पहली बार थर्मो नहीं पढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी जैसे शब्द आएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये जो इंथैल्पी है जो आगे आएगा क्या है डिटेल में समझेंगे। ये जो एंट्रोपी है, ये जो गिब्स एनर्जी है, ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं बच्चों, ये सारे के सारे ही स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब आपने कैसे स्टेट को बदला ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या थी। जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसे हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कोई भी स्टेट फंक्शन होगा इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, या जिसे कैपिटल लेटर से लिखा है तो आप समझ जाना वो स्टेट फंक्शन है। उसमें आप मुझसे ये मत पूछना सर ये कैसे हुआ होगा, आप तो इस पे फोकस करना अच्छा ये है। वहीं पे कुछ फंक्शन, फंक्शन मैथमेटिकल वर्ड है, मतलब फंक्शन मतलब उस पर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करता है। सर कौन, वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स जो स्टेट को बदलते हैं, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। सिस्टम की कुछ वेरिएबल्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी होते हैं जो पाथ पे डिपेंड तो करते हैं, साथ में इस पे भी डिपेंड करते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या था। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो पाथ फंक्शन होता है वो केवल पाथ पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम क्वांटिटीज, देयर आर सम वेरिएबल्स, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which depend upon initial and final state as well as path। उनमें से जो सबसे कॉमन है वो एक है हीट, दूसरा है वर्क। मतलब अगर मैं आपसे कहता कि यहां का वॉल्यूम V1 है, यहां का वॉल्यूम V2 है, तो फर्क ये नहीं पड़ता कि मैंने कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ाया कि घटाया, फर्क ये पड़ता है V2 कितना V1। लेकिन अगर सिस्टम यहां होता और इस सिस्टम को हमने यहां लाया होता, ये सिस्टम का स्टेट 1 है, ये सिस्टम का स्टेट 2 है, और यहां से यहां लाने के लिए हमने एनर्जी का एक्सचेंज किया होता। हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के एक्सचेंज के दो ही रास्ते हैं, या तो हीट है या तो वर्क। अगर मुझे सिस्टम के स्टेट को बदलना है, बोलो किसको बदलना है, स्टेट को। अगर मुझे सिस्टम के स्टेट को बदलना है तो अपने आप नहीं बदलेगा, हमें कुछ करना पड़ता है। हम जो करते हैं वही प्रोसेस होता है। प्रोसेस में एनर्जी का चेंज होता है। जो एनर्जी का चेंज होता है हमारे इस थर्मो में दो ही तरीके से होता है, या तो हीट से या तो वर्क से। अगर सिस्टम 1 से 2 गया, ले जाने के लिए मैंने इस पर कुछ वर्क किया और मैं कह दूं बेटा वर्क हुआ, तो आप मुझसे ये भी पूछना सर ये बताओ ये वर्क कैसे किया। वर्क हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है वर्क कैसे हुआ। इनिशियल और फाइनल के साथ साथ तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कैसे किया, किस बात से किया, किस तरीके से अंजाम दिया। या सरल भाषा में अपन ऐसे कहें बेटा, सिस्टम होता है, सिस्टम का स्टेट होता है। जब स्टेट बदलता है तो जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टेट को बदलने वाले होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं।
कैसे बदलता है, कौन क्यों नहीं बदलता है, प्रेशर का फील आपको आता है, वॉल्यूम का फील आता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, सब हम आगे बात करेंगे। और तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो बच्चों मैंने कहा था एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, देखो बच्चों मैंने कहा था इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, देखो बच्चों मैंने कहा था वर्क पाथ फंक्शन है। ये डिपेंड करता है आपने कैसे उसे कराया। सिस्टम होगा, उसका स्टेट होगा, वही स्टेट वेरिएबल्स के बदलने से बदलेगा। जब स्टेट वेरिएबल बदलता है, तो स्टेट वेरिएबल जब बदलता है तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो स्टेट फंक्शन होती है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो पाथ फंक्शन होती है। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा था, अगर आपने गौर किया, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज। बच्चा मुझसे पूछ सकता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम? जिस चीज को स्टडी कर रहे हो वो कई चीजों से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हो, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो वहां की लाइट एक फैक्टर हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, लेट्स से वहां जो इंटरनेट है वो भी एक फैक्टर हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए। आप अच्छा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, इंटरनेट इज ऑल्सो वन फैक्टर। किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी सिस्टम का जब हम एनालिसिस करते हैं, तो जो भी सिस्टम होता है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी हो सकती है। आप किसी सोल्यूशन को पढ़ रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। आप लेट्स से फिजिक्स के किसी सिस्टम को पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहां पे जो चार्ज है वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रॉपर्टी हो सकती है। आप बैटरी को पढ़ रहे हो तो बैटरी का जो ईएमएफ है उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, गारंटी है वो दो तरीके की, या तो वो इंटेंसिव है या तो वो एक्सटेंसिव है। सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट बदलना होगा। जब सिस्टम का स्टेट बदलते हो तो प्रोसेस करना होता है। जब सिस्टम का स्टेट बदलता है तो सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो इंटेंसिव है, बोलो, या तो एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर पर, जो साइज पर, जो मास पर डिपेंड नहीं करती है। बच्चे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव। जो मैटर से इंडिपेंडेंट है, जो मास से इंडिपेंडेंट है, कहने का तात्पर्य है किसी भी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती, वहीं पे कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम में प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर इसे एग्जांपल से समझाओ ना। मान लीजिए ये बॉटल में रखा पानी है, पानी का टेम्परेचर है, हम पानी को स्टडी करना चाहते हैं, तो उस पानी के कई सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, पानी के कितने मोल है ये हो सकता है। अगर मैं इस सिस्टम के अंदर रखे पानी के टेम्परेचर, जो कि एक प्रॉपर्टी है और वो स्टेट वेरिएबल भी है, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। टेम्परेचर बदलेगा तो सिस्टम का स्टेट बदलेगा। मजे की बात है, सिस्टम की प्रॉपर्टी भी तो टेम्परेचर है। सिस्टम कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, अरे टेम्परेचर तो डिसाइड करेगा, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी हुई नहीं? हाँ है। बॉटल में रखा पानी है, ये जो पानी का टेम्परेचर है वो टी है। अगर मैं आधा पानी ले लूं, अगर मैं 1/4 पानी ले लूं, अगर मैं एक बूंद पानी ले लूं, तो क्या टेम्परेचर बदलेगा? नहीं। मतलब इस बॉटल में रखे पानी की एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर है, जो कितना पानी लेते हो पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव है। बच्चों मुझे उम्मीद है आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हो। हाँ सर, ये तो हमें पता है कि जो मैटर पे डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव है। हमें पता है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव हुआ या इंटेंसिव हुआ, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। जो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव की कैटेगरी में नहीं है। अच्छा,
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव आर द वर्ड यूज्ड फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम का नहीं है वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैटेगरी में नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर सिस्टम। जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, थोड़ा अमाउंट लोगे थोड़ा वॉल्यूम होगा, ज्यादा अमाउंट लोगे ज्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बात करूं मास की, थोड़ा अमाउंट लोगे कम मास होगा, ज्यादा अमाउंट लोगे ज्यादा मास होगा, मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बात करूं हीट कैपेसिटी की, अभी आप नहीं जानते हो, जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ जाओगे क्या है। और देखना ये सारे टर्म आएंगे, ये सारे टर्म थर्मल आएंगे, तो जो आते जाएंगे अपन बात करते जाएंगे, बोले बेटा ये क्या है कैसे है एंड ऑल। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सब्सटेंस लेके गर्म करोगे तो थोड़ा हीट लगेगी, ज्यादा सब्सटेंस लेके गर्म करोगे तो ज्यादा हीट लगेगी। मतलब ये भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। मोल की बात करें, ये भी एक्सटेंसिव। अगर मैं बच्चे से पूछ लूं बेटा मोलैरिटी क्या है, सर मोलैरिटी अब ये कैसे बताएं? सर आपने कहा था कि जो प्रॉपर्टी मैटर पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव है, जो मैटर से इंडिपेंडेंट हो आई वो इंटेंसिव है। सर मोलैरिटी कैसे पता करें? बेटा कुछ प्रॉपर्टीज को आप देख के समझ जाते हो, कुछ प्रॉपर्टी को आप देख के समझ जाते हो कि वो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। कुछ प्रॉपर्टी को देख के नहीं समझते हो वो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, तो उसके लिए अपन दो रूल बना लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव दिस इज इक्वल टू इंटेंसिव। पहला रूल ये कहता है एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। मतलब मैंने आपसे पूछा मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी को देखो उसका फॉर्मूला क्या है, N बाई वी। N का मतलब है मोल जो कि एक एक्सटेंसिव है, V का मतलब है वॉल्यूम जो कि एक एक्सटेंसिव है। मतलब हमारा रूल कहता है एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव है, मतलब जो मोलैरिटी है वो इंटेंसिव है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर हमें तो आपकी वो बात याद है जो आपने हमें कहा था कि अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है, अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी M है। अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है तो आधा ले लो, एक तिहाई ले लो, एक बूंद ले लो, मोलैरिटी M ही रहने वाली है। मतलब क्वालिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलैरिटी हो गई या जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, सारे कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जो आपके सामने टेबल बनी है, स्लाइड में बनी है, रटना नहीं है, सब आपके इस सिलेबस में आएगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। रटना नहीं है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझो, सब याद हो जाएगा। अभी मैं सब नहीं बताऊंगा, अभी जो आप जानते हो बस वही बताऊंगा। आप जानते हैं कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन जो यूनिट है तो सारी की सारी इंटेंसिव है। बच्चों आपको मैं एक बढ़िया बात बताऊं, अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट में लिख दो, कैसे लिख दो? पर यूनिट, मतलब पर मोल बोल दो, पर यूनिट बोल दो, कोई भी पर यूनिट बोल दो भैया, वो भी इंटेंसिव बन जाती है। मतलब सुनना ध्यान से, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, क्या होता है क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर गिब्स एनर्जी पर मोल बोल दो वो इंटेंसिव होता है। रूल नंबर 1 एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। रूल नंबर 2 किसी भी एक्सटेंसिव को पर यूनिट में कह दो वो इंटेंसिव होता है, किसी भी एक्सटेंसिव को पर यूनिट में कह दो वो इंटेंसिव होता है। क्लियर? ठीक है साहब। आपने कहा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, एक्सटेंसिव। आई से इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिव। ये केवल सिस्टम के लिए होता है। मैंने कहा बच्चे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सर समझ में आता है। मैंने कहा मोलर मास, एक मोल का मास, सर एक मोल हो गया ना तो पर यूनिट हो गया ना, तो सर इंटेंसिव। मोलर वॉल्यूम, सर एक मोल का हो गया ना, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मोल हो गया, तो क्या हो गया? मोलर वॉल्यूम मतलब इंटेंसिव। मोलर हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी था वो एक्सटेंसिव है, मोलर बोल दिया मतलब पर यूनिट मोल, तो इंटेंसिव। जब भी कभी किसी चीज को पर यूनिट बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटेंसिव। एक सवाल आपसे पूछ लूं क्या मैं? एक सवाल आपसे पूछ लूं क्या मैं? अरे सुन रहे हो क्या यार? आज बहुत सुनना है मुझे पता है, पर क्या करें, शुरुआती इसका जो स्वभाव है तो ऐसा ही है। अंकित मुझसे पूछा सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा क्यों नहीं, आपको मैंने तरीका बताया बेटा, ऐसा करके फटाफट हो जाएगा। मैंने आपको दो रूल बताए बेटा, ऐसा कर लो तो ऐसा होता है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं,
बताओ बच्चों वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? जल्दी जल्दी बोलना, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। आप मुझे बताओ मोल क्या है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? अभी जो जानते हो वही पूछूंगा, अभी एंथैल्पी नहीं पूछूंगा, एंट्रोपी नहीं पूछूंगा, वो पढ़ोगे तब पूछूंगा, ठीक है? बताओ मोल क्या है, मोल मोल। अरे ज्यादा ग्राम होगा तो ज्यादा मोल होगा ना भैया। मोल क्या है, एक्सटेंसिव। बहुत अच्छे बच्चे आप सब। बताओ मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी, जल्दी जल्दी, मोलैरिटी इंटेंसिव। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, बोलो बोलो, नॉर्मैलिटी इंटेंसिव। ऑल कंसंट्रेशन यूनिट्स आर इंटेंसिव। बोलो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। हेलो, हीट क्या है, क्या कहते हो, हीट क्या है, हीट? बहुत सारे बच्चे हीट को भी एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रखते हैं। आपको मैं बता दूं, हीट एंड वर्क कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एज दे आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हीट और वर्क को आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि हीट किसी सिस्टम का नहीं होता, वर्क किसी सिस्टम का नहीं होता, हीट सराउंडिंग का भी नहीं होता, वर्क सराउंडिंग का भी नहीं होता। सर ये हीट और वर्क क्या होता है? सिस्टम होगा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें से कुछ एक्सटेंसिव होंगी, उनमें से कुछ इंटेंसिव होंगी। जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, केवल उन्हीं के लिए एक्सटेंसिव इंटेंसिव इस्तेमाल होता है। जो सिस्टम का नहीं, जो सराउंडिंग का नहीं, वो कभी भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव की कैटेगरी में नहीं। सर फिर ये हीट और वर्क होता क्या है? बताता हूं। क्या है हीट वर्क, बताता हूं। उसके पहले आपको मैं एक बड़ी रोचक तथ्य बता रहा हूं। उसके पहले आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या, फिर से सवाल। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मोल N1 है। मान लो मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसमें मोल N2 है गैस के। दोनों को मिला दिया, बताओ नए कंटेनर में कितने मोल आएंगे? व्हाट इज द टोटल मोल? बोलो, व्हाट इज द टोटल मोल? बोलो बेटा। हर्षित मुझसे पूछ सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ओ बेटा, टोटल मोल बोलो कितने? टोटल मोल कितने? सर N1 प्लस N2। वाह बहुत टैलेंटेड है आप सब। ये बताओ मोल एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? ये बताओ मोल एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? सर मोल एक्सटेंसिव है। मतलब आप सभी जानते हैं मोल एक्सटेंसिव है। मजे की बात यह है, मोल एक्सटेंसिव ये जानते नहीं थे, फिर भी आपने अपने अंदर की आवाज से मोल को जोड़ दिया। लेकिन मान लो सवाल ऐसा नहीं ऐसा होता बच्चों। मान लेते हैं हमारे सामने एक कंटेनर, एक सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूशन रखा है उसकी मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1 है। मान लो दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2 है। मैं दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया, वॉल्यूम V1 प्लस V2 आया। बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 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 हाँ सेम टाइप के सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, एसिड बेस नहीं है भैया। हाँ नहीं, जो बच्चा ध्यान सुन रहा है उसका तो बनता कुछ है। सर अलग अलग सॉल्यूशन है कि सेम? भैया मैं पहले बता चुका हूँ। मान लो सेम टाइप के सॉल्यूशन है, मान लो एसिड एसिड है यार, मान लो बेस बेस है यार। अब बताओ नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? सभी बच्चे जानते हैं वो M1 प्लस M2 तो नहीं कहने वाले, मोलैरिटी को सीधे पकड़ के नहीं जोड़ने वाले। मोल को आपने सीधे पकड़ के जोड़ दिया, मोलैरिटी को सीधे पकड़ के जोड़ नहीं सकते हैं। तो सर फिर क्या करेंगे? बेटा ऐसे सोचो ना, ये जो पहला कंटेनर है इसके मोल N1 है, ये जो दूसरा कंटेनर है इसके मोल N2 है। मोलैरिटी को जोड़ नहीं सकते, पर मोल को तो जोड़ सकते हैं ना। सही बात है। आप सभी जानते हैं M का फॉर्मूला N/V होता है। मतलब आप सभी जानते हैं जो N1 होगा वो क्या होगा? M1V1। N2 होगा क्या होगा? M2V2। अरे ये जो नया सॉल्यूशन है, इसका जो नंबर ऑफ मोल होगा, जो M इंटू V1 प्लस V2 होगा, वो इसके बराबर ही तो होगा। हाँ सर बात सही है। हम मोल को जोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक्सटेंसिव है, हम मोलैरिटी को जोड़ नहीं सकते हैं। सर फिर क्या करेंगे? बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला था वो ये है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें अलजेब्रा के सारे नियम चलते हैं, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें अलजेब्रा के नियम नहीं चलते। अलजेब्रिक लॉज, अलजेब्रिक लॉज सर ये क्या होते हैं? अरे वही जो आप जानते हो, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना यार। अलजेब्रिक लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, अलजेब्रिक लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अलजेब्रा के नियम न लगाना, जो आप जानते हो वो नहीं लगाना, उसे हम लोग एक्सटेंसिव के फॉर्म में बदलते हैं और फिर वही करते हैं जो हमें करना होता है। मतलब हम मोलैरिटी को जोड़ नहीं सकते थे, पर मोलैरिटी से हमने मोल सोचा क्योंकि हम मोल को जोड़ सकते हैं, फिर मोल को जोड़ा, अपने आप मोलैरिटी आ गई। मैं ये लाइन कई बार इस चैप्टर में रिपीट करूंगा, देखना आपको याद हो जाएगी। अभी तो मैंने आपके जहन में ये कंसेप्ट डालना चाहा, जो इंटेंसिव होता है उसमें अलजेब्रा का लॉज अप्लाई नहीं होता है। जो आप जानते हो जोड़ने का नियम, जो आप जानते हो घटाने का नियम, वो इंटेंसिव में अप्लाई नहीं होता, वो एक्सटेंसिव में अप्लाई होता है। और जब कभी हमें इंटेंसिव को सॉल्व करना होता है तो पहले उसे हम एक्सटेंसिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें अपने अलजेब्रा के लॉज को लगाते हैं। मोल एक्सटेंसिव है, मोलैरिटी इंटेंसिव है। मोल को जोड़ सकते हैं, मोलैरिटी को सीधे जोड़ नहीं सकते हैं, जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं कर सकते। तो पहले हमने मोलैरिटी से मोल को सोचा, पहले हमने इंटेंसिव से एक्सटेंसिव को बदला और फिर हमने एक्सटेंसिव को ऐड करके मोलैरिटी को बताया। बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अलजेब्रा के नियम नहीं चलेंगे। ऑलराइट, सिस्टम होगा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी, कभी इंटेंसिव कभी एक्सटेंसिव होंगी। एक्सटेंसिव में अलजेब्रा के सारे नियम चलेंगे, इंटेंसिव में नहीं चलेंगे। बेटा, जो सिस्टम होता है, सिस्टम का अपना एक स्टेट होता है। मैं शुरू से चल रहा हूं। यूनिवर्स बड़ा नहीं बहुत छोटा होता है धर्मों की नजर में। एक सिस्टम, एक सराउंडिंग होता है। सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है। आपको बोलना है, सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है। सिस्टम का अपना एक स्टेट होता है। स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है। जब स्टेट वेरिएबल बदलता है तो सिस्टम का स्टेट बदलता है। सिस्टम का स्टेट बदलने के लिए, सिस्टम का स्टेट बदलने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल को बदलना होगा। सिस्टम का स्टेट बदलने के लिए सिस्टम को एनर्जी एक्सचेंज करना होगा, कभी देना तो कभी लेना होगा। जब हम सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कराते हैं उसे कहते हैं हमने प्रोसेस कराया। क्या कराया? प्रोसेस। सर प्रोसेस होता क्या है? सिस्टम के स्टेट को बदलना। सिस्टम के स्टेट को बदलने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा। सो व्हाट इज प्रोसेस? Process is something which is performed to change state of system. अच्छा, हम जो कुछ करते हैं वही प्रोसेस होता है। सर हम क्या करते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम सिस्टम के स्टेट को बदलना चाहते हैं। सर हम क्यों बदलना चाहते हैं? सिस्टम के स्टेट को बदल के ही तो उसकी स्टडी करोगे। जो सिस्टम का स्टेट बदलना होता है उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं, अगर कभी कोई सिस्टम है तो सिस्टम का स्टेट वेरिएबल है, वो प्रेशर है, वो वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर है, वो मोल है। अगर मुझे सिस्टम का स्टेट बदलना है, मतलब मुझे स्टेट वेरिएबल को बदलना है, मतलब मुझे कुछ प्रोसेस करना है, मतलब जब मैं प्रोसेस करूंगा हो सकता है टेम्परेचर ना बदला हो सकता है वॉल्यूम ना बदला हो सकता है प्रेशर ना बदला हो सकता है मोल ना बदला हो सकता है चारों बदले हो सकता है चारों ना बदला हो। जब चारों नहीं बदला तो आपने कुछ नहीं किया। एनर्जी का आदान प्रदान करोगे, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना यार। जब कुछ नहीं बदला तो आपने कुछ नहीं किया। जब हम सिस्टम के स्टेट को बदलना चाहते हैं तो प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस कई तरीके से होता है, उनमें से सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आपने किया तो पूरी प्रोसेस के दौरान, हेलो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा करने का तरीका है, जब आपने किया तो पूरी प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। पूरी प्रोसेस के दौरान, मतलब डेल्टा टी कितना हुआ? 0। बच्चों, डेल्टा का एक ही मतलब होता था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज ना।
तो चेंज हो गया टी फाइनल मास इनिशियल, वो कितना है 0। मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर अभी T1 है, हेलो, हमने सिस्टम को बदल के कर दिया T2 पे, क्या आइसोथर्मल है? बच्चे ने कहा साहब नहीं है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछा, बेटा एक सिस्टम है, टेम्परेचर है T1, हमने इसमें कुछ किया, एनर्जी का आदान प्रदान किया, एनर्जी देने लेने के दो रास्ते, एक हीट और दूसरा वर्क है, उससे टेम्परेचर नहीं बदला। सर टेम्परेचर नहीं बदला तो क्या बदला? बेटा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल है, टेम्परेचर नहीं बदला। और हम लेके चल रहे हैं क्लोज सिस्टम। हम क्या लेके चल रहे हैं? क्लोज सिस्टम। तो जो क्लोज सिस्टम है उसमें टेम्परेचर भी नहीं बदला, उसमें मोल भी नहीं बदला। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे किया कि उसमें टेम्परेचर नहीं बदला, मोल नहीं बदला। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या ये आइसोथर्मल है? बोला हाँ सर आइसोथर्मल है। फिर उससे मैंने एक और सवाल पूछा, बेटा मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर T1 है, फिर हमने कुछ किया, टेम्परेचर T2 हो गया, फिर हमने कुछ किया, टेम्परेचर T3 हो गया, फिर हमने कुछ किया, टेम्परेचर T1 हो गया, क्या ये आइसोथर्मल है? तो बच्चे ने कहा सर पहले टेम्परेचर T1 था और फिर बाद में भी T1 हो गया, सर डेल्टा T0 है, आइसोथर्मल है? नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है पूरी प्रोसेस के दौरान, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल में नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो जब भी मैं बोलूं आइसोथर्मल, उसका मतलब डेल्टा T0 मत सोचना, उसका मतलब क्या सोचना? सर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल तो हर वक्त कांस्टेंट है। अपन क्लोज सिस्टम लेके चल रहे हैं तो अंदर की चीज बाहर नहीं, बाहर की चीज अंदर नहीं। क्लियर? क्लियर सर। उसी प्रकार से अब इसमें क्या नहीं बदला? टेम्परेचर नहीं बदला। दूसरी प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, मोल तो हमेशा ही कांस्टेंट है, पर क्या प्रेशर शुरुआत और अंत में कांस्टेंट था? नहीं सर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सर प्रेशर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट, फिर बदला क्या? PVTN है ना यार, P और N कांस्टेंट है, तो बदला क्या? V और T। चेंज क्या हुआ? V और T। क्लियर? जो ओपन सिस्टम होता है, मतलब कोई ओपन कंटेनर है, ये जो सिस्टम है, इसमें ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोसेस ओपन सिस्टम में होती है वो आइसोबैरिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम है, यानी कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो ओपन कंटेनर में हो रही रिएक्शन आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जांपल होगा। क्लियर? कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया। प्रोसेस है क्या? कराने का तरीका। सर हम क्या करा रहे हैं? सिस्टम की स्टेट को बदल रहे हैं, प्रोसेस करना होगा, एनर्जी को चेंज कराते हैं, कई तरीके से करते हैं, कभी आइसोथर्मल, कभी आइसोबैरिक, कभी आइसोकोरिक, तो कभी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। लिसन केयरफुली, मोल तो हर वक्त कांस्टेंट है और इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। एक बच्चा मुझसे कहता है सर जब आपने आइसोबैरिक बोला तो डेल्टा P0, जब आपने आइसोकोरिक बोला डेल्टा V0, जब आपने आइसोथर्मल बोला डेल्टा T0। सर एडियाबैटिक में आप डेल्टा Q इक्वल टू 0 क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ऐसा नहीं होता। सर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि Q किसी सिस्टम का नहीं होता, Q हीट किसी सराउंडिंग का नहीं होता। सर फिर हीट क्या होता है? अभी बताता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बदल सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने इक्विलिब्रियम में कहा था कि टेम्परेचर और हीट एक चीज नहीं होती। जब मैं ली चैडले प्रिंसिपल की बात कर रहा था तो ली चैडले प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आया था। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। वहां मैंने कहा था कि टेम्परेचर और हीट एक चीज नहीं होती, तो टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है, इसलिए रिएक्शन कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड होती है। फिर मैंने ट्रिक के रूप में आपको बताया, ऐसा ट्रिक मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ा, अगर आपको याद हो। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर हीट है क्या। हीट का मतलब क्या है? हीट किसी सिस्टम का नहीं, किसी सराउंडिंग का नहीं, हीट तो किसी प्रोसेस का होता है। हीट
किसी सिस्टम का नहीं, किसी सराउंडिंग का नहीं, किसी प्रोसेस का होता है। बच्चों मुझे आपका ध्यान दीजिए, मैंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। सर आप हमें यह बता दो आखिर हीट क्या होता है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट खुद एनर्जी नहीं है। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, खुद एनर्जी नहीं है। फ्लो ऑफ एनर्जी हीट है। अच्छा, हीट एनर्जी का एक रूप है। जब एनर्जी फ्लो होता है वही हीट है। सर आखिर ये बता दो एनर्जी का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तभी हीट फ्लो होता है। अगर दो जगह पर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो वहां पर हीट फ्लो होगा। वहां पे जो एनर्जी बहती है वही हीट है। हीट एनर्जी नहीं, एनर्जी का एक रूप है। बहती हुई एनर्जी ही हीट है, सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का नहीं, प्रोसेस का हीट है। जो टेम्परेचर के डिफरेंस से आता है, जो बह के आता है वही हीट है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हीट किसी सिस्टम का नहीं, किसी सराउंडिंग का नहीं, वो तो प्रोसेस का होता है। मतलब मान लीजिए ये सिस्टम है, मान लीजिए बाहर सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हीट फ्लो होके आई, ये सिस्टम की बाउंड्री है। बाहर से ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर मान लेते हैं। ये जो एनर्जी बह के आई, अभी जो बह रही है, आप इसे देख नहीं सकते, इसे फील करो बस। ये जो एनर्जी बह रही है यही हीट है। जैसे ही इस वॉल को क्रॉस करती है, हीट हीट किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब तक इस बाउंड्री के उधर है तब तक वो हीट है। जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करती है वो हीट नहीं, कोई एनर्जी का रूप है। हीट सिस्टम का नहीं, बह के आई वो हीट है। जैसे सिस्टम के अंदर पहुंची वो एनर्जी का कोई रूप है। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है अंदर उससे टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है कुछ भी हो जाए, हो सकता है किसी दूसरी वेरिएबल्स को बदल जाए, लेकिन जब तक प्रोसेस में है तब तक वो हीट है। जैसे ही प्रोसेस क्रॉस करके अंदर आता है वो एनर्जी बन जाता है। प्रोसेस में है तब तक हीट है, सराउंडिंग में भी नहीं है, सिस्टम में भी नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस से फ्लो हुआ, वो जो बहता हुआ आया वही हीट है। हीट एनर्जी का रूप है, हीट खुद एनर्जी नहीं है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो टेम्परेचर डिफरेंस से फ्लो होता है वो सिस्टम का नहीं, वो सराउंडिंग का नहीं, वो प्रोसेस का होता है। हीट प्रोसेस का होता है, हीट सिस्टम का नहीं होता है, इसीलिए उसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैटेगरी में अपन ने नहीं रखा। हाँ, सिस्टम में आके एनर्जी हो जाएगा। जैसे ही इस वॉल को क्रॉस किया, जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस किया, अंदर वो कोई रूप है, इंथैल्पी है, कुछ है। मैं भी उसका नाम नहीं ले रहा हूं, आगे पढ़ोगे तब बताऊंगा। मैं तो अभी ये बता रहा हूं आखिर हीट है क्या। फ्लो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फ्लो हुआ तो क्यों है, नहीं हुआ तो क्यों जीरो है? अरे डेल्टा क्यू कहने का लॉजिक क्या है? सर कोई लॉजिक नहीं है। हीट में चेंज थोड़ी हुआ, बहा तो बहा, नहीं बहा तो नहीं बहा। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। जब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ मतलब हीट का फ्लो नहीं हुआ तो क्यों जीरो है? डेल्टा क्यू बोलने का तो तुकी नहीं है। हेलो, हमारे इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी देने लेने का दो रास्ता है, या तो हीट है या तो वर्क है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ लल्ला, हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो एनर्जी का दूसरा रास्ता वर्क भी तो है, तो वर्क करके आप एनर्जी दे सकते हो। हेलो, कैसे होगा मैं बताऊंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्यू जीरो होती है, डेल्टा क्यू जीरो जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हीट सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का नहीं, प्रोसेस का होता है। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, सर आखिर हीट क्यों फ्लो होके नहीं आई? क्योंकि उसकी जो वॉल है वो इंसुलेटेड है ना, आने नहीं दे रही हीट यार। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, हीट तो आना चाहिए, पर आने नहीं दे रही, मतलब वॉल कैसी है? इंसुलेटेड। क्लियर? अगर सिस्टम के स्टेट को बदलना है तो प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस कई तरीके से होता है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक होता है। तो कभी कभी प्रोसेस साइक्लिक भी होता है। साइक्लिक कहने का मतलब है कि जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। मतलब मान लेते हैं ये पीवी ग्राफ है, इसमें पहले स्टेट यहां पर था ए,
यहां से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर, डी से फिर आ गया ए पर। मतलब ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्टेट फंक्शन हुआ करते थे, जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड किया करते थे, उनमें चेंज नहीं होगा। जिनको फर्क इससे नहीं था किस रास्ते से आए, मतलब ए का जो वॉल्यूम है जब ए पे आएगा तो वॉल्यूम, वही वॉल्यूम, गुब्बारे को आपने पहले फुलाया, फिर उसे फिर से हवा निकाल दिया, क्या किया कैसे क्या मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब है? इनिशियल और फाइनल स्टेट से। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो अपन कहते हैं जो स्टेट फंक्शन है उनमें जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, इन सब का डिफरेंस जीरो होगा। सर इंटरनल एनर्जी क्या है आगे बताऊंगा, इंथैल्पी क्या है आगे बताऊंगा, बट वही है, आप लोगों ने नाम सुना है तो साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, अगर सिस्टम का स्टेट बदलना होगा तो उसमें प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस कई तरीके से होता है, और ये जितने प्रोसेस हैं, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोबैरिक हो, ये जितने प्रोसेस हैं ये सारे के सारे दो तरीके से होते हैं। ये सारे के सारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल तरीका, दूसरा होता है इरिवर्सिबल तरीका। क्लियर? तो अभी अपन यहाँ पे हीट की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट आपके सामने वही हीट की सारी थ्योरी है यहाँ पे। ये जो साइन कन्वेंशन है बता देता हूं। बेटा हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो फोकस होता है वो होता है सिस्टम। हमारा फोकस क्या है? सिस्टम। सिस्टम का फायदा हुआ तो अच्छी बात है, सिस्टम का नुकसान हुआ तो बुरी बात है। अगर हीट फ्लो होके सिस्टम की तरफ आई, अगर हीट फ्लो होके सिस्टम की तरफ आई, मतलब ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो हीट फ्लो हो जब सिस्टम की तरफ आई तो सिस्टम का क्या हुआ? भला। सिस्टम का भला हुआ तो अपन कहेंगे वो हीट पॉजिटिव है। इस केस में जो क्यू होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, जब हीट फ्लो होके आई तो सिस्टम को मिली ना यार, तो सिस्टम को मिली तो बढ़ी की घटी? सर बढ़ गई, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे? सिस्टम को। हमारा पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? सिस्टम। ठीक है, अगर मान लीजिए वहीं पे कुछ ऐसा होता कि हीट इससे फ्लो होके जाती, अगर सिस्टम से हीट फ्लो हो रही है, मतलब इसे बोलेंगे बाय द सिस्टम। क्या बोलेंगे? बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम है तो अपन यहां पे बोलेंगे क्यू क्या होगा बच्चों? निगेटिव। राइट? क्यू क्या होगा? निगेटिव। हीट हमारे लिए इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा फोकस है वो सिस्टम। सिस्टम का भला होगा तो पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान होगा तो निगेटिव। यही बात मैं बार बार कहूंगा। आप ये मत कहना सर वहां कन्वेंशन ऐसा, यहां कन्वेंशन ना। हमारा लॉजिक क्या है? सिस्टम। सिस्टम का भला हुआ तो पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान हुआ तो निगेटिव। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव। सिस्टम को एनर्जी मिली तो पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी गई तो निगेटिव। सिस्टम को एनर्जी कैसे भी मिली, एनर्जी का देने लेने का दो ही रास्ता है, या तो हीट या तो वर्क। चाहे हीट से एनर्जी दो, चाहे वर्क से एनर्जी दो, अगर सिस्टम को एनर्जी मिलेगी तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम से एनर्जी जाएगी तो निगेटिव। क्लियर? आप सबको एनर्जी की यूनिट याद होती है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं याद है एक बार याद कर लेना। कैलोरी, लीटर, एटीएम, जूल, इन सब में क्या रिलेशन होता है? राइट? तो मैं आपसे बात कर रहा था सिस्टम की, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की। बीच में एक टर्म आ गया हीट, उसको समझ लिया। मैंने कहा जितने भी प्रोसेस है इन सबको करने का दो तरीका होगा, एक होगा रिवर्सिबल, एक होगा इरिवर्सिबल। ये क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आज मैंने आपको जो पढ़ाया प्लीज उसे रिवाइज जरूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आनी शुरू होंगी उनको हम समझ पाए। ऑलराइट? आज की क्लास में बहुत सारे थ्योरी के टर्म्स थे, तो थ्योरी के टर्म्स थे तो अपन ने इनको एक बार समझना है ध्यान से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको क्लास का हैंड आउट देता हूं। अभी टाइम है क्या कि हो चुका है टाइम? ओके, मेरे ख्याल से अभी अपन ठीक है, अभी आपकी क्लास भी होगी दूसरी ना, तो आज अब इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से। ठीक है, आपको मैं क्लास का हैंड आउट देता हूँ बेटा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज आप गौर करना, क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी कीमत पे। क्लास नहीं छूटनी चाहिए, मतलब अनटिल अनलेस बहुत जरूरी हो, कभी इंटरनेट नहीं है तो ठीक है, पर कोशिश करो आप हमारे साथ ही चलोगे। जैसे वहां अपने नियम बनाया कि भैया डेली का हैंड आउट का शॉर्ट नोट चाहिए, यहाँ नियम है क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी कीमत पे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंड आउट बना रहा हूँ, जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं बच्चों। आज का होमवर्क स्टार्टिंग दे दिया बेटा, यशीर, होमवर्क स्टार्टिंग देता हूँ मैं आपको।
आप सबके सामने पॉपअप आया होगा। पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लेंगे और यही हैंडआउट आपको लिंक पे मिल जाएगा। पढ़ते रहें, अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। जो भी पिछला पेंडिंग अगर किसी बच्चे का है तो वो कंप्लीट कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। हर्षित बेटा, इसका आइडिया हमें नहीं रहता, आपको ऐप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा सर अगला टेस्ट कब होगा? बेटा वो इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे मिलेगी। आई डोंट हैव आइडिया रियली। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।